कभी सोचा है हमारी थाली में जो फल हैं, सब्जियां हैं या अनाज, इन सब की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली प्रक्रिया से शुरू होती है, परागण। ये वो अदृश्य धागा है जो प्रकृति को सीधे हमारी डाइनिंग टेबल से जोड़ता है। तो चलिए आज इसी कमाल की दुनिया की परतों को खोलते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि परागण आखिर है क्या। फिर हम इसके दो मुख्य रास्तों के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्रकृति की कौन सी डिलीवरी सर्विस इस काम को अंजाम देती है। और फिर पौधों की अपनी स्मार्ट तरकीबों को समझेंगे। और आखिर में ये सब हमारी जिंदगी के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये परागण होता क्या है? अगर सिंपल शब्दों में कहें तो परागण का मतलब है पराग कणों यानी पोलन ग्रेन्स का फूल के नर हिस्से से निकलकर मादा हिस्से तक पहुंचना। बस ये पौधों के रिप्रोडक्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना ना तो बीज बनेंगे और ना ही फल। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी सीधी भी नहीं है। पौधों के पास असल में एक बड़ा फैसला होता है, उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। क्योंकि दो मुख्य रास्ते हैं और दोनों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है स्वपरागण, जहां पौधा खुद को ही पॉलिनेट कर लेता है। ये एक सेफ ऑप्शन है, एक सुरक्षित दाव। इससे जेनेटिक बनावट ज्यादा बदलती नहीं, जैसा कि गेहूं और चावल में होता है। वहीं दूसरी तरफ है परपरागण, जहां परागकण एक पौधे से उड़कर किसी दूसरे पौधे तक जाते हैं। ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन इसका इनाम भी बड़ा है, ढेर सारी जेनेटिक वैरायटी। और इसी वजह से मक्का और सूरजमुखी जैसी फसलें ज्यादा मजबूत और बीमारियों से लड़ने के काबिल बनती हैं। तो सवाल ये है कि ये परागकण एक पौधे से दूसरे तक जाते कैसे हैं? मतलब इनके कोई पैर तो होते नहीं। यहीं पर एंट्री होती है प्रकृति की अपनी कमाल की डिलीवरी सर्विस की। चलिए देखते हैं इसके एजेंट्स कौन कौन हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे कॉमन एजेंट है हवा। जिन पौधों ने हवा को अपना साथी चुना है ना, उन्हें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। उनके फूल छोटे और बेरंग होते हैं, लेकिन उनके परागकण इतने हल्के और ना चिपकने वाले होते हैं कि हवा का एक झोंका उन्हें मीलों दूर ले जा सके। और उनका स्टिग्मा यानी मादा हिस्सा बड़ा और पंख जैसा होता है, ताकि हवा में उड़ते इन नन्हे कणों को लपक सके। मक्का और गेहूं इसी स्मार्ट रणनीति पर काम करते हैं। अब आते हैं प्रकृति के सबसे मेहनती डिलीवरी वालों पर, यानी कीट पतंगों पर। यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ये पौधे कीटों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। चमकीले रंग, भीनी भीनी खुशबू और सबसे बड़ा इनाम मीठा रस यानी नेक्टर। ये एक तरह की डील है। कीटों को खाना मिलता है और बदले में पौधे के चिपचिपे परागकण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं और दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं। सूरजमुखी से लेकर सरसों तक सब इसी शानदार पार्टनरशिप का नतीजा है। और हाँ, एक और एजेंट है जो थोड़ा अलग है। ये सिर्फ पानी के नीचे काम करता है। कुछ पौधे जो पानी में रहते हैं, जैसे कि वैलिसिनेरिया, वो पानी के लहरों को ही अपना कुरियर बना लेते हैं। इनके परागकण लंबे रिबन की तरह होते हैं, ताकि पानी में तैरकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ये प्रकृति का एक अंडर वाटर नेटवर्क है। कमाल है ना? लेकिन पौधे सिर्फ इन बाहरी एजेंट्स के भरोसे नहीं बैठते। उनके पास अपनी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ बड़े ही स्मार्ट, बड़े ही चतुर तरीके हैं। चलिए उनके अपने प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं। पहले उनकी बात करते हैं जो सेफ गेम खेलते हैं, यानी स्वपरागण को ही पक्का करते हैं। इसका एक सबसे कमाल का उदाहरण है क्लिस्टोगैमी। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें फूल कभी खिलता ही नहीं, बंद का बंद ही रह जाता है। तो इसका फायदा क्या हुआ? सोचिए, ये एक तरह की गारंटी है। बाहर मौसम कैसा भी हो, मधुमक्खियां हो या ना हो, बीज तो बनेगा ही बनेगा। गेहूं और चावल जैसी हमारी सबसे जरूरी फसलें इसी फेल सेफ मैकेनिज्म पर भरोसा करती हैं, ताकि पैदावार की गारंटी रहे। अब आते हैं उन पौधों पर जो रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि जेनेटिक वैरायटी बनी रहे और इसके लिए वो स्वपरागण को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। इसके लिए उनका सबसे जबरदस्त हथियार है डाइकोगैमी। इसमें होता यह है कि फूल के नर और मादा हिस्से अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। टाइमिंग का ऐसा खेल कि गलती से भी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना सके। और ये टाइमिंग का खेल भी दो तरीकों से होता है। प्रोटेंडरी में नर हिस्सा पहले तैयार हो जाता है,
जैसा मक्का में होता है, और प्रोटोगाइनी में मादा हिस्सा पहले तैयार हो जाता है, जैसा बाजरे में देखने को मिलता है ना प्रकृति की एक जीनियस टाइमिंग स्ट्रैटेजी। तो हमने ये सब समझ लिया, हवा, कीट, पौधों की अपनी चालाकियां, पर असल सवाल तो ये है कि ये सब हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 75% से भी ज्यादा। दुनिया की 75% से ज्यादा खाने की फसलें किसी न किसी जानवर, खासतौर पर कीट पतंगों, पर निर्भर हैं अपने परागण के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी थाली में जो सेब है, जो टमाटर है, जो बादाम है, इनमें से ज्यादातर चीजें इन्हीं छोटे छोटे पॉलिनेटर्स की वजह से हैं। खेती के लिए तो ये जीवन रेखा है। इसी से फल और बीज बनते हैं, पैदावार बढ़ती है, बेहतर हाइब्रिड किस्में बनती हैं और फसलों में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। तो बॉटम लाइन ये है कि परागण कोई दूर की साइंटिफिक बात नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा फूड सिस्टम, हमारी खाद्य प्रणाली टिकी हुई है। इसके बिना हमारी खाने की दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं होगी जैसी आज है। तो अगली बार जब कोई रसीला फल खाएं, तो उस अदृश्य सफर और उस नन्हे कीट के बारे में एक पल को जरूर सोचिएगा, जिसने ये मुमकिन बनाया। और खुद से ये सवाल भी पूछिएगा कि अगर कल को दुनिया से सिर्फ एक तरह का पॉलिनेटर, मान लीजिए सिर्फ मधुमक्खियां, गायब हो जाएं, तो हमारी डिनर की प्लेट कितनी बदल जाएगी।